अब तक हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन चैप्टर को। आज नेक्स्ट क्लास है तो हम सॉल्यूशन के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। मैंने सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि व्हाट इज सॉल्यूशन, होमोजेनस क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करते हैं। हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, बहुत सारी वैरायटी और भी डिस्कस की थी, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशंस। उसके एग्जांपल्स मैंने बोला था कि आप पढ़ लें और आशा करता हूं कि आपने पढ़ा भी होगा। जिस एग्जांपल्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं वो एग्जांपल्स आप बिल्कुल बताएं कमेंट में, उसको वापस मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जहां भी समस्याएं आ रही हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन में अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। तो हाँ, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि सुपर सैचुरेटेड को सैचुरेटेड में और फिर सैचुरेटेड को हम अनसैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहां भी बात हुआ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कस करना है मुझे क्या, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें था कि मोल कॉन्सेप्ट। तो आपने अगर वो मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से किया है तो आज आपको सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। और मोल कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करें क्वेश्चंस का, और साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल याद रखें। जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक वेट्स को याद रखें, जो कंपाउंड्स आ रहे हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट्स को याद रखें, कुछ हद तक याद रखें और बाकी को आप बना सकते हैं अगर आपको एटॉमिक वेट याद है तो। आइए डिस्कस करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? कोई भी सॉल्वेंट हो उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, बस इसी बात को रिप्रेजेंट करेंगे। या कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है, यही क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन। तो टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, हम सीधे फैक्ट पे बात करते हैं जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो जो टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी में गिवन है, एक तो गिवन है स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ मींस कितनी क्षमता है उसकी, सामर्थ्य कितना है, उसको अभी रोक करके डिस्कस करेंगे। हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं जो काफी इजी है, उनके बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनमें हम जानते भी होंगे, आप सभी पढ़े होंगे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और ऐसे भी तमाम, मोल फ्रैक्शन और भी चीजें हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में कि हम कॉन्सेंट्रेशन को किन किन तरीकों से डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, आइए। तो फर्स्ट मैं डिस्कस करता हूं मोलैरिटी। मोलैरिटी रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप इसे? कैपिटल एम से। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल एम का यूज करते हैं। क्या होती है मोलैरिटी? व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हैं या उसमें मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, आप उसे क्या बोलोगे? मोलैरिटी। तो हम बात करते हैं डेफिनेशन की, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक बात और बता दूं, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि इसमें नोट्स के बारे में, तो नोट्स के लिए आप बेफिक्र रहें। नोट्स मैंने कहीं ना कहीं से मैं आपको अरेंज करवा रहा हूं और आप उन नोट्स को पढ़ें, जो भी समस्याएं आती हैं फिर डिस्कस करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा सुनने में फोकस करें और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना ज्यादा करें। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिंपल सा एक डेफिनेशन, उसी से मैंने एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश किया है। मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल ले लें आप और वॉल्यूम ले लें आप किसका? सॉल्यूशन का, वो भी किसमें? लीटर में। तो कल मैंने पढ़ाया था मोल, आप देखे होंगे मोल के बारे में 3 फॉर्मूले थे मेरे पास। एक था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, एन अपॉन एन एंड वी इन लीटर अपॉन 22.4। बस। आइए, हम मोल को डिस्कस तो नहीं करना चाह रहे, मोल हमें पता है। हम यहां से बता सकते हैं कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन में आपको जरूर ये गिवन होगा कि इतना अमाउंट मैंने इस मटेरियल का इतने सॉल्वेंट में या इतने सॉल्यूशन में मैंने डिसॉल्व किया हुआ है, तो आप कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करें। तो आइए देखते हैं।
मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स को मैं लिख सकता हूं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं वॉल्यूम को यहां लिखता हूं वॉल्यूम इन लीटर, तो ये वॉल्यूम शिफ्ट होकर के कहां चला जाएगा, यहां पे वॉल्यूम इन लीटर। अगर मैं इस वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट करूं, जैसा कि क्वेश्चंस में अक्सर दिया जाता है कि 250 ml वाटर, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर ये जो यूनिट है वॉल्यूम की वो किसमें गिवन है, लीटर की जगह मिलीलीटर में, तो आप इस लीटर को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो ये इधर चला शिफ्ट होगा। अगर मैं इसके नीचे लिखता हूं तो ये डेटा कहीं यहां आएगी। आप देखें मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml। यस, मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए वेट जो कि किस में होगा, ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट वो कंपाउंड का फाइंड आउट करोगे जो आपने एटॉमिक वेट याद रखा है, वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन किया जाएगा या कुछ हिंट किया जाएगा 1000 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। यहां पे स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। mw क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। mw क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल, मोलरिटी फाइंड आउट करना है आपको, आप वेट किस में लेंगे, इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट जनरली जिस टर्म में आते हैं 1000 अपॉन v इन ml। अगर ml में है तो आप इसको 1000 करें, एक सिंपल सा है, तो मैं कह सकता हूं मोलरिटी क्या है, m से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मोल को लिखने के लिए हमने वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का यूज किया और फाइनली डिवाइड किया किससे, वॉल्यूम से, जितना वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम अगर लीटर में है तो ठीक है, अगर ml में हुआ तो किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। और जैसे ही मैंने इसको रखा, ये फॉर्मूला मेरे पास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट v इन लीटर, सॉरी ये ml में हो जाएगा। यहां डिवाइड करने के बाद और फाइनली मेरे पास एक फॉर्मूला बना, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 अपॉन v इन ml। तो आप इसको याद रखें, फिर वही इसको आप सीधे MTR करें। आप समझ रहे होंगे MTR, जी बिल्कुल, आप इसको याद रखें, आप बना भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपका जो स्पीड होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि स्पीड मेंटेन नहीं होता, हम स्पीड नहीं बना पाते, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपको ये चीजें कंटेंट, आपको अगर मटेरियल लर्न रहेगा तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक बनेगा, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्मूले को याद रखें, सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी नॉर्मेलिटी। क्या होती है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे इससे, कैपिटल एन से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बात करते हैं इस पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहां मोल था, यहां ग्राम इक्विवेलेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर आया है, लेकिन उतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं आपको डिस्कस करता हूं, आप समझने की कोशिश करें। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है उसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स की वैल्यू कितनी है, इस चीज को अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हम किसे बता देंगे, नॉर्मलिटी को। ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसके बारे में बात करते हैं। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। आपको पता होगा कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट में, वेट के बारे में तो आइडिया क्वेश्चन से मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के बारे में आपको नहीं पता। हम इक्विवेलेंट वेट को भी डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। एक बार मैं फॉर्मूले को डिराइव करता हूं, फिर फाइनली हम इक्विवेलेंट वेट पे आते हैं। मैं अगर ग्राम इक्विवेलेंट को लिखता हूं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सेम मोलरिटी की तरह इस फॉर्मूले का भी डेरिवेशन बिल्कुल बहुत इजी है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर मैंने वॉल्यूम एमएल में लिया या क्वेश्चन में एमएल में दिया हुआ है तो आपको पता है क्या करना है, यस बिल्कुल एमएल इनटू 1000। ये एक जनरल फॉर्मूला बना मेरे पास, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, और ऊपर की तरफ कितना है 1000। अगर ये वॉल्यूम किसमें है एमएल में तो हम 1000 का यूज करेंगे, अगर ये किसमें है लीटर में तो 1000 का यूज नहीं करेंगे। आप ध्यान दें यहां पर स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, v अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। मॉलिक्यूलर वेट तो आप किसी भी कंपाउंड का फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि हमें एटॉमिक वेट पता होता है, हम सबको ऐड करते हैं और हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। बट इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये प्रॉब्लम आती है। तो सिंपल से एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको, उसको समझने की कोशिश करें। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या एन फैक्टर भी बोलते हो आप इसको, बहुत सारी बुक्स में एन फैक्टर, कहीं पे वैलेंसी फैक्टर, तो सेम वही है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो अब बात आती है कि मॉलिक्यूलर वेट तो पता है, बट वैलेंसी फैक्टर क्या है, वैलेंसी फैक्टर कैसे डिस्कस करेंगे, या वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप एक बार इसको क्लियर करो, फिर मैं वैलेंसी फैक्टर को आगे डिस्कस करता हूं। इक्विवेलेंट वेट के बारे में बस इतना आप ध्यान रखें, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मलिटी की बात करें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने ग्राम इक्विवेलेंट को बताया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जैसे मैंने मोल को बताया था सेम आप ऐसी बात कर सकते हो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मोल्स में क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बट यहां पे क्या है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, और ऊपर की तरफ अगर ये वॉल्यूम किसमें है एमएल में, तो ये क्या हो जाएगा 1000। नॉर्मलिटी का ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी ध्यान रखें, ये भी याद रखें, आपको हेल्प मिलेगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर से। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर। आइए वैलेंसी फैक्टर को डिस्कस करते हैं। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करें, रिलेटेड पीडीएफ आपको मैं कोशिश करूंगा मिल जाए। ये फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में आप प्रॉब्लम्स जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने से आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। आप किसी भी न्यूमेरिकल को करने में कम से कम टाइम लगा पाओगे। आइए हम बात करते हैं किसकी, वैलेंसी फैक्टर की या एन फैक्टर की।
हमारे पास जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसमें जो बेसिकली प्रॉब्लम्स बनते हैं, या मैंने जो क्वेश्चंस का एक आइडिया लिया हुआ है, उसमें जो कंपाउंड्स आते हैं वो कंपाउंड तीन तरह के हो सकते हैं। या तो वो कंपाउंड क्या होंगे, एसिड, या वो कंपाउंड क्या होगा, बेस, या क्या हो सकता है, सॉल्ट। यानी 3 टाइप्स के कंपाउंड हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। यानी हम कोई सॉल्यूशन अगर बना रहे हैं तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करूं, या इस चैप्टर के हिसाब से बात करूं, या प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं, तो जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसमें हम कोई भी सॉल्वेंट लें, उस सॉल्वेंट में या तो हमने एसिड को मिला रखा है, या हमने बेस को मिला रखा है, या सॉल्ट को मिला रखा है। प्रॉब्लम्स इन्हीं के इर्द गिर्द घूम करके आती है। तो हम वैलेंसी फैक्टर के लिए इन तीनों को चेक करते हैं, इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि हमसे कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो आइए हम वैलेंसी फैक्टर के बारे में बात करते हैं। क्या होता है वैलेंसी फैक्टर, कैसे फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल, देखिए 3 तरह के कंपाउंड्स हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड के लिए अगर कोई एसिड गिवन है, उसमें वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें। यस, आप बिल्कुल इजी तरीके से वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। एसिड के बारे में बताना चाहूंगा। एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, डिस्प्लेस्ड नंबर ऑफ H प्लस आयन। एसिड के लिए क्या होता है, डिस्प्लेस्ड नंबर ऑफ H प्लस आयन, विस्थापित वहां से हटे हुए हाइड्रोजन आयनों की संख्या। जो डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन है, उन आयंस को ही क्या बोलेंगे आप, वैलेंसी फैक्टर। कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे देखें आप, एग्जांपल्स हैं HCl, बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, H प्लस एंड Cl माइनस। आप बताएं यहां पे कितने H प्लस आयन हैं, बिल्कुल 1। तो यहां पर जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1। वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। मैं कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर बात करें H2SO4 को, आप देखें हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2। पूरा सल्फेट -2 चार्ज के साथ सेपरेट होगा। H हमेशा प्लस में होगा, H प्लस। एसिड के केस में इसके नंबर कितने हैं, 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं वैलेंसी फैक्टर का, तो ये वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, 2। तो H2SO4 के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 1। नेक्स्ट, यस, CH3COOH, सिंपल एस्टिक एसिड है। आप इसके केस में वैलेंसी फैक्टर क्या फाइंड आउट करते हैं, एक बार आप कोशिश करें। चलिए, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लें, फिर आगे कंटिन्यू करें। एस्टिक एसिड एक वीक एसिड है। अब वीक एसिड का जो डिसोसिएशन होता है वो 100% नहीं होता, इसके बारे में बात करेंगे। एस्टिक एसिड, इसमें अगर मैंने तोड़ा इसको तो ये होगा H प्लस प्लस एसीटेट आयन, हाइड्रोजन आयन एंड एसीटेट आयन। दिखने में ऐसा लग रहा है कि 3 and 1 टोटल कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे या डिस्प्लेस होंगे यहां से, 4, बट ऐसा नहीं है। यहां पर जो वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में बात करता हूं मैं थोड़ा सा। आप देखें, ये जो हाइड्रोजन अटैच है, ये अटैच है एक कार्बन से, ये जो हाइड्रोजन अटैच है वो अटैच है एक ऑक्सीजन से। ध्यान दें, एस्टिक एसिड में ये जो 3 हाइड्रोजन्स हैं ये अटैच हैं कार्बन से, और ये अटैच है ऑक्सीजन से। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की जो ईएन है वो कंपेयर कार्बन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन की ईएन जो क्या है, ज्यादा। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इजिली खींच करके हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में रिमूव कर देता है, बट ये टेंडेंसी ईएन की प्रॉपर्टी कार्बन के पास नहीं है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ज्यादा ईएन होने की वजह से हाइड्रोजन यहां से तो हट गया, बट यहां से नहीं हटा। और ये वीक एसिड भी है, तो इसका डिसोसिएशन 100% नहीं होगा। तो ये जो है H प्लस
एक ही रिमूव होगा, इस वजह से इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। आइए नेक्स्ट, HNO3 H प्लस एंड NO3 -1। यहां पे डिस्प्लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। कुछ और स्पेशल एग्जांपल्स हैं, उसको भी ध्यान रखें। H3PO4 वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 3। H3PO3 वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। H3PO2 वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। ध्यान दें, ये तीनों स्पेशल एग्जांपल्स की कैटेगरी में आते हैं। अभी के लिए स्पेशल हैं। जब आप पी ब्लॉक डिस्कस कर, आप जब पी ब्लॉक के बारे में आप आइडिया लेंगे या जब पी ब्लॉक डिस्कस किया जाएगा तो वहां पर इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में एक स्ट्रक्चर बना करके हम डिस्कस करेंगे और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि H3PO4 में जो डिस्प्लेस्ड होने लायक या हटने लायक जो हाइड्रोजन का नंबर है वो कितना है 3। तो इस वजह से वहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 3। H3PO3 में जो डिस्प्लेस होने लायक होंगे, जो हटने लायक होंगे हाइड्रोजन, उनका नंबर कितना होगा 2। वो स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं आपको। ये एक सीरीज है H3PO4, H3PO3, H3PO2। आप ऑक्सीजन को चेक करें, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4। तो ध्यान दें, मैंने ऑक्सीजन से कम वैलेंसी फैक्टर लिखा। अगर 4 है तो कितना हो जाएगा 3, अगर 3 है तो कितना हो जाएगा 2, और 2 है तो कितना हो जाएगा 1। यानी ऑक्सीजन के नंबर से आप चेक कर सकते हैं जितने ऑक्सीजन हैं उनसे एक कम करके वैलेंसी फैक्टर हो रहा है इनका। तो यस, आप इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन, स्ट्रक्चर के थ्रू जो चेक करने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं एक करके बता देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। मैंने कहा अगर चीजें आपको सही तरीके से क्लियर हैं तो उलझने की जरूरत नहीं है। जैसा ये टॉपिक आएगा पी ब्लॉक में, ये स्पेशली आपके एनसीईआरटी में ये बना करके भी दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। फिर वही एग्जांपल्स दूंगा मैं, फिर वही रीजन दूंगा। EN, आप चेक करें, H H H, टोटल H का नंबर कितना है 3। एक फास्फोरस है एंड 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4। आप देखें यहां पर जो ये तीनों हाइड्रोजन हैं, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हैं तीनों। अब इनकी टेंडेंसी है कि ये अलग हो सकते हैं, बिल्कुल। और अगर ये जैसे ही अलग हो जाएंगे, इनके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना डिस्कस होगा 3। अब बात करें, अगर मैंने बोला एक ऑक्सीजन कम है, बस आप एक ऑक्सीजन कम कर दो। चलिए डिस्कस ही कर देते हैं। आप एक ऑक्सीजन यहां पे क्या करो, कम कर दो। अब जैसे एक ऑक्सीजन कम करोगे, ये बन जाएगा H3PO3। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा बना, अब बताओ, आप ही बताओ, यहां जो हाइड्रोजन हैं वो किससे अटैच हैं, ऑक्सीजन से। यहां पर एक, यहां पर एक, ये दोनों ऑक्सीजन से अटैच हैं, तो ये इजीली रिमूव हो जाएंगे। बट ये हाइड्रोजन किससे अटैच है, फास्फोरस से, तो ये हटेगा नहीं, ये रिमूव नहीं होगा। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। सिंपल। H3PO2, मैंने एक ऑक्सीजन और कम करना है, ये लो मैंने एक और ऑक्सीजन कम कर दिया। अब आप बताओ H3PO2, अब क्या ये दोनों निकलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये किससे अटैच है, डायरेक्ट फास्फोरस से। कितना वैलेंसी फैक्टर होगा यहाँ पे 1, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन का नंबर कितना है 1। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो कितना होगा। अब कईयों के दिमाग में आएगा कि सर H3PO1 क्यों नहीं हो सकता, भाई स्ट्रक्चर कैसे एडजस्ट करवाओगे आप, क्लियर। तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कंपाउंड का भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो हम बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर की। तो एसिड के केस में डिस्प्लेस नंबर ऑफ, एसिड के केस में क्या लिख सकते हो आप, डिस्प्लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन, यानी डिस्प्लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन एसिड के लिए क्या होगा वैलेंसी फैक्टर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप एक बार देखें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड जो मेरे पास है
डिस्कस करने के लिए वो है क्या, एक वैरायटी है बेस की। बेस के लिए बैलेंसिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल, जैसे एसिड के लिए डिस्प्लेस्ड नंबर ऑफ H प्लस आयन की वैल्यू थी, तो बेस के लिए आप क्या बोल सकते हो, वो बेस के लिए और डिस्प्लेस्ड नंबर ऑफ OH आयन, यस, डिस्प्लेस्ड नंबर ऑफ OH आयंस। एग्जांपल्स की बात करें तो NaOH, आप इसे ब्रेक करें, Na प्लस एंड OH माइनस। OH माइनस का नंबर कितना है, 1, देन वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। KOH, K प्लस एंड OH माइनस, तो यहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। अब देखें वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू OH आयंस के नंबर पे डिपेंड कर रहा है, और OH आयन का नंबर अभी भी कितना आ रहा है, 1 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस 2OH माइनस। हमेशा एक चीज जरूर ध्यान रखें, जब भी आप सॉल्ट को ब्रेक करते हैं तो इनके चार्ज को जरूर बराबर करें। अगर आपने चार्ज को बराबर कर लिया है, कैटायन और एनायन के चार्ज, कैटायन और एनायन के चार्ज अगर बराबर होंगे तो रिएक्शन आपका इजीली बैलेंस होगा, और इस तरीके से आप सही नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। यहां पे देखें बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा, 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, कैल्शियम 2 प्लस प्लस OH माइनस, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2। एल्युमिनियम 3 प्लस 3OH माइनस, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3। तो ये कुछ बेस के एग्जांपल्स हैं। इसमें डिस्प्लेस्ड नंबर ऑफ OH आयन की बात करें, NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे तमाम एग्जांपल्स हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप उसके थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। तो बेस के लिए डिस्प्लेस्ड नंबर ऑफ OH माइनस आयन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैलेंसी फैक्टर मैंने सामने लिखा हुआ है, आप इसे जरूर पढ़ें। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, सॉल्ट, और आइए डिस्कस करते हैं इसे भी, ये नोट कर लें। सॉल्ट, सॉल्ट जो वैरायटी है, इसमें हम चेक कैसे करेंगे, सॉल्ट में ना तो H प्लस आयन हो सकता है ना OH माइनस आयन, अगर होगा भी कहीं पे तो हम उससे डिस्कशन नहीं करेंगे। सॉल्ट में हम डिस्कस करेंगे इनके चार्ज से। कैसे, जो सॉल्ट में कैटायन होगा और जो सॉल्ट में एनायन मौजूद होंगे, इन दोनों में से, सॉल्ट के कैटायन और एनायन के चार्ज से, इन दोनों में से किसी एक चार्ज की वैल्यू के बराबर हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर। कैसे, आइए देखते हैं कि एग्जांपल्स के थ्रू। सॉल्ट के लिए कैसे बात करेंगे, नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन। किसी दोनों में से, कैटायन और एनायन में से किसी एक के टोटल चार्ज के वैल्यू के बराबर हम क्या बात करेंगे, वैलेंसी फैक्टर। एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, आइए। NaCl, आप NaCl को ब्रेक करो, Na प्लस एंड Cl माइनस। देखें कैटायन का चार्ज कितना है, +1, एनायन का चार्ज कितना है, -1। आप दोनों में से किसी एक को ले लें तो यहां पे जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1। क्लियर, K2SO4, K2SO4 की बात करें, SO4 2-। K2SO4 में क्या है, आप चेक करें, कैटायन का जो चार्ज है वो कितना है टोटल, +2,
एनायन का जो चार्ज है वो कितना है -2, इन दोनों में से किसी एक को लेंगे तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट है Al2SO4 होल थ्राइस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए ब्रेक करें आप इसे। एल्यूमिनियम, एक चीज और बता दूं, ये जो 3 है ये एल्यूमिनियम का चार्ज बन जाएगा, ये जो 2 होगा ये सल्फेट का चार्ज बनेगा। एल्यूमिनियम +3 प्लस SO4 2 माइनस, तो +3 एंड -2 ये सही नहीं है, बराबर नहीं है ये। तो आइए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम के एटम कितने हैं 2, तो मैंने आगे 2 लगा दिया। यहाँ सल्फेट के नंबर कितने हैं 3, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया 3। टोटल चार्ज की बात करूं 2 × 3 +6, 3 × 2 -6। अगर बात करें चार्ज की तो +6 एंड -6, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 6। ध्यान रखें वैलेंसी फैक्टर में कभी भी प्लस और माइनस बिल्कुल नहीं लगाएं। वैलेंसी फैक्टर कभी भी प्लस और माइनस नहीं होती। मेनली बेसिकली है क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांसफर है वही है। वैलेंसी फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है उन्हीं को क्या है, उसी के बेस पे ये वैलेंसी बनी हुई है। आप देखें जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैंने लिखा हुआ है मैग्नीशियम +2, तो पक्का इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जो नॉर्मल मैग्नीशियम एटम है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं कम। अगर यहाँ पे मैं Cl- की बात कर रहा हूं तो नॉर्मल क्लोरीन में ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होने की वजह से क्या बना हुआ है, क्लोराइड आयन। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है मेरा, आप मुझे इसका वैलेंसी फैक्टर कमेंट करें, आप सॉल्व भी करें इसको। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, ये सॉल्ट है। आपको इसके लिए वैलेंसी फैक्टर बताना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इजी किया है आपको टफ दे दिया है, आपके लिए इजी कर दिया है मैंने, सब कुछ दिया हुआ है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन की टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनका प्रैक्टिस करें, मोलैलिटी और नॉर्मलिटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी बेस्ड उनको सॉल्व करें। एक चीज और कहना चाहूंगा, न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हैं तो एक उसका भी बेनिफिट मिलेगा। आपको जितने सॉल्व एग्जांपल मिलते हैं आप पहले उसको सॉल्व करें। पढ़ने का एक पैटर्न है, मैंने पढ़ाया आपने पढ़ा, बिल्कुल आपको सारी चीजें समझ में भी आई हैं, सब कुछ समझ में आया है, लेकिन सॉल्व करने के पहले प्रॉब्लम्स को कुछ सॉल्व एग्जांपल्स की प्रैक्टिस आप जरूर करें। सॉल्व एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको क्या फायदा होगा, आपको पहली बात क्वेश्चन में एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे होता है। आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो उस सॉल्यूशन से आपको ये आइडिया मिलेगा कि इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है और आप क्या जानते हैं। तो सॉल्व एग्जांपल को जरूर सॉल्व करें। सॉल्व एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपको पढ़ने की इच्छा होगी। जब आपका इंटरेस्ट बनेगा तो चीजें अपने आप समझ में आएंगी। इस नाते आप पहले सॉल्व एग्जांपल की प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को फेस करें। जितने अच्छे लेवल की प्रॉब्लम कर सकते हैं उतने अच्छे लेवल की प्रॉब्लम करें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा है तो कांटेक्ट करें, आपके सारे प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।